कंटिन्यू मैम, स्टार्ट करा रहा हूँ सेशन। श्योर जी मैम, आप लाइव हैं। थैंक यू। गुड आफ्टरनून एवरीवन। Good afternoon everyone. So I hope if there is any question regarding the last lecture, please type in the chat box. Okay, so till the time you are typing, I'll start the today's topic, that is the supply. But before that, I'll give you a brief about the last topic, that is the demand. लास्ट में हमने क्या किया था? डिमांड. डिमांड इज ए what demand is? Demand is a quantity of a commodity which the consumer are ready to buy in at a particular price and at a particular period of time. Now, so demand is from the yes, sir. So demand is from the consumer point of view, right? Whereas supply is from producer point of view. ठीक है? So demand का exactly opposite है supply. Here consumers are ready to buy. Buy का opposite क्या है? Sell. So producer are ready to sell, right? So the supply basically consumer का opposite हो गया producer, buy का opposite हो गया sell. So the demand का opposite almost we can say that it's a supply. So it's a quantity of a commodity which a producer are ready to sell in the market at a particular period of time and the price. So constant वही है, price भी constant है, time भी constant है. ठीक है? सप्लाई क्या है? जो एक प्रोड्यूसर मार्केट में रेडी है कमोडिटी के कुछ यूनिट्स सेल करने के लिए. सो गिवन क्या है? प्राइस एंड टाइम. It refers to a quantity of a commodity which keywords producer ready to sell and given क्या है? Price and a time. So now demand किन factors पे depend करता था? Demand it's dependent on the price of a commodity, prices of related commodities, and income. So first of all, supply also depends upon the price of a commodity. So main objective क्या होता है किसी भी producer का? Main objective is to earn profit. प्रॉफिट अर्न करना है बेसिकली प्रोड्यूसर ने. प्रॉफिट कैसे अर्न करेगा? जितनी प्राइस हाई होगी उतनी कमोडिटी ज्यादा से ज्यादा वो सेल करने की कोशिश करेगा. एज प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस, प्रोड्यूसर सेल मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी. सो देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द सप्लाई एंड द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी. अगर आपको डिमांड याद है तो there was a negative relationship between the demand and the price of a commodity, but here we are having a positive relationship between the price and the supply of a commodity. ठीक है? क्योंकि जितनी ज्यादा प्राइस हाई होगी उतना ही मुझे प्रॉफिट ज्यादा होगा, और जितना मुझे प्रॉफिट ज्यादा होगा उतना ही मैं ज्यादा कमोडिटीज मार्केट में सेल करूंगी. ठीक है? सेकेंड फैक्टर जो अफेक्ट करता है सप्लाई को, दैट इज द प्राइसेस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज. प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स
या अदर गुड्स अगर इंक्रीज होती है, मीन्स प्राइसेस जो है दूसरी कमोडिटी की अगर इंक्रीज होती है और मेरी कमोडिटी की इंक्रीज नहीं होती है, मेरी कमोडिटी की कांस्टेंट है. नाउ लुक एट दिस पॉइंट. प्राइसेस ऑफ अदर कमोडिटी इंक्रीजेस, ठीक है, प्राइसेस ऑफ अदर कमोडिटी इंक्रीजेस एंड इन दैट केस the demand supply of one commodity basically declines. The reason is that कि अगर दूसरी कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज हो रही है तो वो प्रोड्यूसर को वहां ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, राइट. सो इस वजह से थोड़ा सा हमारा प्रॉफिट जो डिक्लाइन हो सकता है, इसी वजह से वी आर गोइंग टू सप्लाई लेसर कमोडिटीज इन द मार्केट. जब दूसरी कमोडिटीज की प्राइस इंक्रीज होती है तो वो उस प्रोड्यूसर के लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल होती है, ठीक है. तो उसके लिए प्रोड्यूसर जो है वो ज्यादा एफर्ट्स लगाता है सप्लाई करने के. सो दैट्स व्हाई द थिंग्स इज दैट अगर दूसरी कमोडिटी ज्यादा होगी, प्रॉफिट उधर ज्यादा होगा, देन वी आर ट्राइंग टू प्रोड्यूस लेसर ऑफ दिस कमोडिटी, ठीक है. सो द टू फैक्टर्स अभी तक हमने डिस्कस किए हैं. पहला, सप्लाई of a commodity with the relation to the price, ठीक है. So that means जब भी price increase होगी तो I want to earn more profit if I am a producer. तो in that case price of a commodity increase करने के साथ साथ मेरी जो supply है वो भी increase करेगी. अगर दूसरी commodity की price increase की है तो मेरी price supply जो है that starts declining. Then there is one more factor, prices of factor of production. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? जैसे कि लेबर, कैपिटल, इंटरेस्ट एक्सेट्रा. दूसरी कमोडिटीज की प्राइसेस, सॉरी फैक्टर्स की प्राइसेस. नाउ जब भी मैं कोई भी कमोडिटी प्रोड्यूस करूंगी, जब भी कोई कमोडिटी प्रोड्यूस होगी वो किसकी हेल्प से होगी? वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प से होगी. तो अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्राइसेस ज्यादा है, मींस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेरी ज्यादा है. तो अगर मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है कमोडिटी में, मींस कि कहीं पे भी मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है, तो दैट मींस मेरी जो मेरा प्रॉफिट जो है वो बेसिकली फैक्टर्स इट डायरेक्टली अफेक्ट्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, व्हिच कॉजेस टू डिक्लाइन इन द प्रॉफिट. इसका रीजन से क्या होगा? मेरा प्रॉफिट जो है मींस प्रोड्यूसर का जो प्रॉफिट है वो क्या करेगा? डिक्लाइन कर देगा. और जब प्रोड्यूसर का प्रॉफिट डिक्लाइन करेगा सो उसकी क्या होगा? वो कम से कम प्रोडक्शन करेगा. इन दैट केस डिक्रीजेस. सो अगर मेरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्राइसेस हाई होती हैं, दैट मीन्स मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है, तो इसका मतलब मेरा प्रॉफिट कम हो जाता है, मीन्स प्रोड्यूसर का प्रॉफिट कम हो जाता है. अगर प्रॉफिट कम होता है तो डेफिनेटली द सप्लाई इज गोइंग टू बी डिक्लाइन, ठीक है. देन वी आर हैविंग टेक्नोलॉजी. मीन्स टेक्नोलॉजी क्या है कि यू नो आज की डेट में टेक्नोलॉजी ने बहुत इंपॉर्टेंस है. सो दे ट्राई टू व्हाट दे ट्राई टू डू इज दैट they try to produce more and more goods at a lowest cost of production. means आजकल दो ही चीजें चल रही हैं, या तो सस्ती प्रोडक्ट्स बनाओ या क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाओ, बीच के रेंज खत्म है. तो जितनी टेक्नोलॉजी मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस करेगी, मेरी सप्लाई उतनी ज्यादा इंक्रीज होगी, ठीक है. एंड गोल ऑफ ए फर्म,
goals may be profit maximization, that may be cost minimization. दो गोल होते हैं मेनली प्रोड्यूसर के, वैसे कुछ और भी गोल्स होते हैं, आगे हम करेंगे। मींस अगर आप एडवांस लेवल पे इकोनॉमिक्स कहीं पढ़ोगे तो फिर जरूर करोगे, बट फॉर द टाइम भी दो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का, एक कॉस्ट मिनिमाइजेशन का। कुछ और होते हैं जैसे मार्केट कैप्चर, सेल मैक्सिमाइजेशन एक्सेट्रा। ठीक है, सो अगर प्रोड्यूसर का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, मोस्टली प्रोड्यूसर का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, तो वो क्या करेगा, वो सेल करेगा एज मच एज ही वांट्स टू सेल इन द मार्केट, सो दैट के वो क्या करे, प्रॉफिट ज्यादा इंक्रीज करे। अगर if producers are prepared to take risk, the supply of commodity is little bit risky. ठीक है, प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड करता है वो रिस्क लेने में कितना कैपेबल है, और इट्स ऑल बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द गोल। अगर फर्म है तो कोई और गोल होगा, अगर जो बेसिकली मैनेजर है उसका गोल थोड़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि मैनेजर की सैलरीज एंड पर्क्स सेल्स पे डिपेंड करती है, तो वो सेल ओरिएंटेड होगा। एंड जो प्रोड्यूसर अगर खुद है, अगर द चेयरमैन है, तो उसका जो गोल है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा, लाइक दैट। सो देयर आर एन नंबर ऑफ फैक्टर्स और भी हैं, फॉर एग्जांपल द सीजन, द गवर्नमेंट पॉलिसीज, टैक्सेस एक्सेट्रा, बहुत चीजें और भी हैं। बट इन सिंपल वर्ड्स, फ्यू फैक्टर्स जो हमारी सप्लाई को अफेक्ट कर रहे हैं, सॉरी, प्राइस ऑफ ए कमोडिटी रिलेटेड विद द सप्लाई। प्राइस इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द सप्लाई, जितनी प्राइस हाई होगी प्रॉफिट ज्यादा होगा, उतनी ही मार्केट में सप्लाई ज्यादा होगी। प्राइसेस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज, जितनी प्राइसेस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज ज्यादा होंगी तो मेरा जो प्रॉफिट है बेसिकली है उतना अफेक्ट करेगा, और जितना मेरा प्रॉफिट अफेक्ट करेगा मेरी जो सप्लाई है उतनी ही अफेक्ट करे। ठीक है, देन वी हैव टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी प्लेज ड्यूअल रोल, दो तरफ से रोल प्ले करती है। वन is from the positive relationship and other is from the negative. Technology अगर मेरे favorable है, because technology is something like we are taking risk. ठीक है, so if it is giving me a risk, then we are having a positive impact. ठीक है, so cost of production अगर उससे कम होती है तो वो मेरे definitely supply increase करेगा। Government policies, technology, goal of a producer, all these things depends upon the supply, in सब पे depend करती है। So any question? काजल, इनकम डिमांड मैं बता दूंगी, वैसे हम नेक्स्ट क्लास जब इलास्टिसिटी करेंगे ना उसमें भी हमने इनकम दोबारा करनी है। अश्विनी, मैंने जितनी भी बुक्स बताई है ना, मैंने उन सब की ई कॉपीज आपको भेज दी हैं, आपके पास मैंने पीडीएफ फॉर्मेट में ऑलरेडी सेंड कर दिए, तो आपको मार्केट से बाय करने की जरूरत नहीं है। जितना आपका टॉपिक आपके सिलेबस में, आप उसका प्रिंट आउट ले सकते हो और ऑनलाइन तो पढ़ ही सकते हो, मींस सॉफ्ट कॉपी तो है ही आपके पास। ओके ईशा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बच्चे पूछ लेना। I've given already a brief introduction about demand as well. Four factors of production होते हैं basically: land, labor, capital and entrepreneur. ठीक है, so entrepreneur is nothing but your producer, so rest is the three factors. I'm not means आपका clear नहीं है तो मैंने सारे बता दिए। अच्छा sorry, आगे नहीं देखा, land, labor, machine and one entrepreneur is also there. नहीं, अगर हाँ जितनी उनकी प्राइसेस हाई होंगी उतना सप्लाई कम होगी, क्योंकि मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगी ना। बिल्कुल ठीक है।
ग्रुप्स में है बच्चे, जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उन सब में है। सी क्रिस्टल की बुक अभी मैंने नहीं भेजी है, मैंने मार्शल की भेजी है, मैंक्यू की भेजी है, केसेंफेयर की। लिप्सी क्रिस्टल भी भेज दूंगी, जस्ट गिव मी अ टाइम ऑफ 2 days। एक्चुअली वो लैपटॉप में है, मैंने वो तो मेरे मोबाइल पे फाइल्स थी तो मैंने मोबाइल से आपको सेंड कर दी। वो मैं एक दिन व्हाट्सएप इसमें ऐड करूंगी तो मैं आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है। एनीवे, अच्छा, मैं आयुष आपको रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज एक बार किसी व्हाट्सएप ग्रुप में जिसमें स्पेस हो वो शेयर कर दो, सो दैट 1-2 स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं। 2 क्वेश्चंस हैं मेरे पास अभी। वन इज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी। देखो दोनों एक तरह से साइड बाय साइड वन एज द सेम थिंग है। जितना मेरा, जिसकी प्राइस, जहां मेरा प्रॉफिट कम हो रहा होगा वहां मेरी सप्लाई कम हो जाएगी, जहां मेरा प्रॉफिट ज्यादा हो रहा होगा वहां मेरी सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, राइट? सिंपल थिंग। अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की प्राइसेस हाई करती हैं तो ऑब्वियसली मेरी सप्लाई कम कर जाएगी, क्योंकि मुझे ज्यादा पैसा देना पड़ेगा उनको और मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा। दूसरी साइड, टेक्नोलॉजी मेरी फेवरेबल है, मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम कर रही है, तो डेफिनेटली मैं उस पर सप्लाई के साथ जाऊंगी, इंक्रीज करूंगी। अगर मेरी टेक्नोलॉजी मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रही है तो ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग विद दैट। ठीक है, सो द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो भी चीज मुझे मेरी कॉस्ट को कम करेगी वो मेरी सप्लाई को बढ़ाएगी, ठीक है। सो इसको जैसे हमने डिमांड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, इसको भी करेंगे, ठीक है। दीज आर द अदर फैक्टर्स एंड दिस इज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ठीक है। जैसे लॉ ऑफ डिमांड किया था वैसे ही वी आर हैविंग लॉ ऑफ सप्लाई। What law of supply says, as price of a commodity increases, supply, अगर कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो प्लीज, थोड़ा टाइपिंग में कई बार हो जाता है तो प्लीज लेट इट बी, मैं पहले से अपोलोजाइज कर देती हूँ इफ द प्राइस, कई बार नहीं ध्यान देता। So if the price of a commodity increases, the supply also increases, with a condition that other factors remains constant. Now ध्यान देना, लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है कि देयर इज ए डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, बिकॉज अगर इनमें से एक भी चीज चेंज हो गई तो मेरा क्वेश्चन जो मेरा लॉ ऑफ सप्लाई थोड़ा सा अफेक्ट कर जाएगा। सो इफ प्राइस ऑफ ए कमोडिटी डिक्लाइंस एंड वाइस वर्सा, then the supply of commodity also declines, other factors are again remaining constant, ठीक है। So there is a, what law of supply says, that there is a positive relation between price and supply. So there is a positive relationship between the price and supply, other factors remaining constant, ठीक है। मीन्स ये जो सारे जो फैक्टर्स हैं ये कांस्टेंट है,
सिर्फ सप्लाई किसका रिलेशन है? प्राइस का. This exactly law of supply says. वेट करो बच्चे, आप थोड़ा आगे का पूछ रहे हो, मार्केट इक्विलिब्रियम में मैं आपको बताऊंगी. ठीक है. टाइम गोल भी हो सकता है, प्लेन राइट. आई होप यहां तक सबको क्लियर है. So now the supply curve. So let's the supply schedule, individual supply schedule. ठीक है. So here I'm having price. Let's suppose I'm having price 5, 10, 15, 20, 25. ठीक है. So here I'm having the quantity. Let's suppose 10, 20, 30, and 50. So see, as price increases, our quantity demanded also, sorry, quantity supplied, this is quantity supplied, also increases. Okay, so in here I'm going to mention the price, measure price, and here the quantity supplied. Okay, so as price increases, quantity supply increases. This is the supply curve. This can be straight line or this can be a curved shape. Both the cases are fine. Okay, it can start from something positive, 0 कहीं से भी हो सकता है. ठीक है. So the here this is a price or and here again the quantity supplied. This is also the supply curve. Now look at here. Let's suppose the price is this. Supply is this. Price increases. Supply increases and further also. So there is a positive relationship between price and the supply. Now यहाँ पे याद रखना एक बहुत important चीज है. So positive relation तो है, other things remaining constant. ये चीज आप प्लीज बिल्कुल भूलना मत. Other things remaining constant. Because if other things changes, then the law of supply will not apply in that case. ठीक है. So the law of supply for the validity of law of supply, हमें ये assumption हमारी बहुत important है कि other things remaining constant. ठीक है. I hope it's clear till now.
Any question till now? This was the individual supply curve and individual schedule and individual supply curve. ठीक है? Now market supply schedule and market demand supply कर्व. सॉरी, अगर मैं कहीं डिमांड गलती से यूज कर जाऊं तो मैं फिर से अपॉलॉजी कर रही हूं पहले से ही. ओके, सो मार्केट क्या होती है? याद है डिमांड कर्व में हमने किया था कि डिमांड market demand is nothing but the sum of the individual demand. Similarly, market supply is nothing but the sum of the individual's supply. ठीक है? So market is nothing but the sum of the individual supply schedule या supply curve. ठीक है? So let's suppose there are two producers in the market. So producer A's quantity supply is producer A की supply क्या है? 10 पे let's suppose 20 units, 30, 40, 50 and 60. B की supply क्या है? ठीक है? So what is your market supply? Market supply equals to A की supply plus B की supply. 20 plus 30 which is equals to 10. So market supply is nothing but the market supply is nothing but your supply of A plus supply of B. So when we are presenting in a table form, जब ये चीज हम table form में सब कर रहे हैं, so what it becomes the individual market supply schedule. अब यही चीज अगर मैं कर्व की तरह एक्सप्लेन करूं in the form of the curve, so then it become market supply curve. So you need a space जहां पे मैं ना आप सबको एक रिक्वेस्ट करूंगी, आप कोशिश क्या, आई रियली फील दैट कि यू शुड मेक लाइक एक कॉपी और पेन साथ लेके बैठा करो और साथ साथ डायग्राम्स और ये चीजें जो हैं वो ड्रॉ किया करो. दिस विल हेल्प यू इन योर एग्जाम. अगर जहां पे कुछ मिस्टेक होगी आपको इमीडिएटली पता लग जाएगा. आप मेरे साथ साथ ड्रॉ करो, जैसे जैसे मैं ड्रॉ कर रही हूं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है? सो ये हो गई मार्केट दिस इज द ए शेड्यूल, ये बी का शेड्यूल है और ये मार्केट का शेड्यूल है. जो मार्केट डिमांड कैसे बनेगी, ए की डिमांड मार्केट सप्लाई कैसे बनेगी, ए की सप्लाई प्लस बी की सप्लाई इज इक्वल्स टू द मार्केट सप्लाई कर्व. सो लेट्स सपोज दिस इज द ए सप्लाई कर्व
supply curve of A producer. This is the supply curve of B producer, and this is the supply curve of market supply curve is equals to supply curve of A plus supply curve of B. Okay, so this is the market supply curve which is equals to the supply curve of A plus supply curve of B, right? So here on x-axis there is price, and here in all the axes we are going to measure the quantity supply. Any question till now? Yes, Isha, other factor remaining constant also means that ceteris paribus. This depends upon the how we are having a question है कि how supply curve becomes straight or line curve, curved or line shape. This totally depends upon the how you react. अगर मैं producer हूँ, 10 प्राइस है तो मैं कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही हूँ, 20 है. अब जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे मेरी एग्जांपल में मैंने एक कांस्टेंट रेट लिया हुआ है 10, 20, 30, 40, 50. यहाँ से ये सप्लाई का स्ट्रेट बनेगा. अगर ये रेट कांस्टेंट नहीं हो, 10, 20 से 35 आ रहा है, 20 से 30 आ रहा है, 30 से 45 आ रहा है, 45 से ये 60 आ रहा है, सो इन दैट केस ये जो रेट है वो कांस्टेंट नहीं है. जब कांस्टेंट नहीं होगा ना तो उस केस में ये कर्व शेप्ड होगा. ये टोटली डिपेंड करता है कि प्रोड्यूसर सप्लाई के साथ कैसे रिलेट करता है. अब जैसे आपकी प्राइस डिक्रीज हुई थी तो आप जरूरी थोड़ा कि उतनी क्वांटिटी इंक्रीज करोगे जितनी प्रोपोर्शनेटली. इंक्रीज करोगे, कम भी कर सकते हो, ज्यादा भी कर सकते हो. एग्जांपल लेते हैं, मैं एग्जांपल लेती हूँ. प्राइस ऑफ ए सॉल्ट प्राइस ऑफ ए मिल्क डिक्लाइंस. अब मिल्क को आप कितना डिमांड कर लोगे एकदम से. 1 kg आप पहले ले रहे थे, अब आपने क्या किया, 2 kg ले लिया या 3 kg ले लिया, मैक्सिमम से मैक्सिमम. खीर खाएंगे आज, कर्ड भी घर से बनाएंगे, लाइक दिस. तो आप इसको 4 kg ले लोगे, 5 kg तो नहीं लोगे क्योंकि आपका ये तो 2 दिन बाद खराब हो जाएगा. ठीक है, सो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन हाउ ही रिएक्ट्स विद द चेंज इन प्राइस. सिमिलरली प्रोड्यूसर भी ऐसे ही है कि हाउ ही रिएक्ट्स अकॉर्डिंग टू द चेंज इन प्राइस. ठीक है, फॉर एग्जांपल उसको उतनी लेबर और कैपिटल नहीं मिल रही, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं मिल रहे हैं, तो उस वजह से वो उस अफेक्ट नहीं करेगा बेसिकली. ठीक है, I hope Manshu, is that clear? Manshu, it's clear. Please type. ये स्टिल लॉ ऑफ सप्लाई सिंपल मतलब का यही है. मैं बहुत रफ लैंग्वेज में समझाऊं तो अगर बाकी चीजें कांस्टेंट है, कोई अदर फैक्टर अफेक्ट नहीं कर रहा, सिर्फ सप्लाई और प्राइस पॉजिटिवली अफेक्ट करेंगे. बहुत सिंपल वर्ड्स में मतलब मैं प्रॉफिट ज्यादा अर्न करना चाहूंगी तो मैं मार्केट में ज्यादा से ज्यादा कमोडिटी सेल करूंगी. दिस इज व्हाट सप्लाई कर्व सेज, लॉ ऑफ सप्लाई सेज. सॉरी, आई होप इट्स क्लियर. Coming back to again, okay, so coming back to again our supply function. Supply is a function of
Supply of commodity X is a function of price of commodity X, prices of related commodities, factors of production, okay, technology, एक्सेट्रा. ठीक है, मैंने अभी कुछ फैक्टर मेंशन कर लिए. सेम वे में मैं इनको डिवाइड कर रही हूँ अगेन जैसे डिमांड के केस का 2 पार्ट्स में. वन इज रिलेटेड विद द सप्लाई एंड प्राइस. इन दिस केस ऑल, ये बार का मतलब होता है फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट. ठीक है, सो ये सब फैक्टर्स कांस्टेंट होंगे. मींस जब ब्लू लाइन विल ऑपरेट, मीन सप्लाई और प्राइस का रिलेशन है तो बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट. और जब ये रेड लाइन विल ऑपरेट, सप्लाई इज ए फंक्शन ऑफ अदर फैक्टर्स, तब ये प्राइस कांस्टेंट होगा. ठीक है, फाइन. सो नाउ अगर मेरी प्राइस चेंज होती है, so let's suppose the price changes, means this blue one will affect. मैं blue ही से कर्व बना देती हूँ so that कि आपको easy समझ में आए. so this is my supply curve. जरूरी नहीं है, मैं आपको फिर से बताऊं कि ये स्ट्रेट लाइन हो, कर्व शेप्ड हो, दोनों एक्सेप्टेबल है, दोनों बोथ आर करेक्ट. ओके, so this is the price, this is the supply. So let's suppose we are at point here. This is the market price and this is the market quantity supply. ठीक है, so we are here at point A. Now if price increases, if price increases from A to B, supply also increases from S to S1. That means we are moving from point A to point B. ठीक है, and if price declines, that means we are moving from प्राइस P से लेके P2 पे, सप्लाई ऑल्सो डिक्लाइंस. हम किस कर्व पॉइंट A से कहां पे आ गए, पॉइंट C की तरफ. सो द प्राइस, अगेन मैंने डिमांड में आपको ये दोनों चीजें अलग अलग बताई थी, या मैंने एक में बता दी बिकॉज आप ऑलरेडी इस चीज को जानते हो. ठीक है, सो व्हाट इट इज कॉल्ड एज, उस केस में भी किया था, दिस इज कॉल्ड एज द एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई. ठीक है, मूवमेंट फ्रॉम A to B, extension in supply. Movement from A to C is nothing but your, मैं यहाँ लिख देती हूँ, contraction in supply. ठीक है, and if the supply is affected by any of the other factors, किसी भी अदर फैक्टर्स की वजह से मेरी सप्लाई में अफेक्ट आ रहा है, प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट. आई ड्रॉ अ कर्व विद द रेड बिकॉज उसमें मैंने रेड लाइंस दी थी. किसी भी वजह से अगर मेरे कर्व, मेरी ये प्राइस कांस्टेंट है, अगर मेरी सप्लाई इंक्रीज करती है, एनी फैक्टर जो मेरा इनमें से कोई भी एक फैक्टर मुझे पॉजिटिवली अफेक्ट करता है, फॉर एग्जांपल मेरी जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्राइसेस जो है रिड्यूस हो गई हैं, इन दैट केस आई शिफ्ट फ्रॉम S to S1. प्राइस मेरी वही रहेगी बट क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीजेस. सो व्हाट इट इज कॉल्ड एज
दिस इज कॉल्ड एज मूवमेंट फ्रॉम S टू S1 क्या करता है, इंक्रीज इन सप्लाई, ठीक है। एंड सिमिलरली अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस बढ़ जाती है, जरूरी नहीं है ये पैरेलल शिफ्ट करें, सो इन दैट केस देयर इज अ मूवमेंट फ्रॉम S से S2 की तरफ। ये मैं थोड़ा क्विकली इसलिए भी करा रही हूँ क्योंकि हम डिमांड में यही चीज ऑलरेडी कर चुके हैं। तो क्या है, वहां पे नेगेटिव सप्लाई कर्व था, यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई कर्व, ठीक है। वहां पे नेगेटिव डिमांड कर्व था, यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई कर्व, सिर्फ बाकी चीजें वही है, वही चीज फैक्टर्स हैं वही। मींस अगर यहाँ पे अफेक्ट कर रहा है तो एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन है, अगर अदर फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं प्राइस कांस्टेंट है और इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई। आई होप इट्स क्लियर। नो फर्दर क्वेश्चंस। पॉजिटिव मीन्स जो एक्चुअल सिचुएशन में, पॉजिटिव मीन्स दोनों एक ही तरह मूवमेंट करेंगे, मतलब अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, एक कम हो रहा है तो दूसरा कम हो रहा है। निगेटिव मीन्स बता दीजिए क्या होता है उसकी। ईशा निगेटिव क्या है, निगेटिव तो कोई वर्ड नहीं है। नॉर्मेटिव साइंस बट लाइक टू और टू बी। ईशा वो चीज तो अब हम ऑलरेडी कर चुके हैं इन द फर्स्ट लेक्चर, तो ये क्वेश्चन आप अभी होल्ड कर लो, अगर मेरे पास एंड में टाइम बचेगा तो मैं बता दूंगी, नहीं तो जो लास्ट क्लास होगी ना हमारे पूरे सेशन की, उसमें मैं एक बार फिर से जो थोड़ा सा रिवाइज करा दूंगी, बट जस्ट होल्ड ऑन। मैं आई ट्राई कि अगर मेरे पास लास्ट में 1-2 मिनट भी बचते हैं आई लेट यू नो। Ma'am, what's on axis quantity supply is from a single producer. हाँ जी, जब सब प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगा। आशु, जैसे हमारा एक्सटेंशन ऑफ डिमांड इज वाज द डिफरेंस फ्रॉम द इंक्रीज इन डिमांड, दोनों में डिफरेंस था ना, तो उसी तरह से सेम ही डिफरेंस है। जब मेरी सप्लाई उसी कमोडिटी की, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने पेन प्रोड्यूस किया, जब मेरी पेन की सप्लाई प्राइस ऑफ ए पेन से डिपेंड करेगी तो मेरा एक्सटेंशन होगा, बट जब प्राइस ऑफ ए पेन से ना डिपेंड करके किसी और अदर फैक्टर से डिपेंड करती, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने टैक्स रिड्यूस कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन सप्लाई, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर टिल नाउ। नॉर्मेटिव राइट मैं अभी बताती हूँ मुझे। अच्छा चलो, फर्स्ट मैं फिर से आपको अभी है मेरे पास लास्ट में बचेगा टाइम, आई लेट यू नो टुडे ओनली नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स व्हाट शुड बी, ओके। सो मैं फिर से बताती हूँ आपको, सप्लाई shows the relationship between the quantity of a good supply and its price, ठीक है। सप्लाई जो शेड्यूल है वो इन दो तरह का होता है, एक तो इंडिविजुअल और एक मार्केट। और मैं एक चीज आपको बता दूं, जहां पे मैं मार्केट वर्ड नहीं यूज कर रही तो उसका मतलब ही वो इंडिविजुअल है, कहीं पे भी, नॉट ओनली इन दी सप्लाई बट anywhere in the my lectures, not today's lecture but आगे पीछे कहीं पे भी, किसी भी जगह पे, कहीं पे भी, किसी भी स्टेज पे अगर मैं सब मार्केट वर्ड नहीं यूज कर रही
तो अगर मैं मार्केट वर्ड नहीं यूज करी दैट डेफिनेटली मीन्स वो इंडिविजुअल की बात करी. डायरेक्टली मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडिविजुअल्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मार्केट. ठीक है, ये ध्यान रखना. चाहे डिमांड हो, चाहे सप्लाई हो, चाहे आगे जाके हम प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कर रहे हैं या मार्केट कुछ भी कर रहे हैं. ठीक है. सेकेंड थिंग, मार्केट सॉरी लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है कि अगर एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर कि जैसे जो कमोडिटी सेल कर रहा है मार्केट में, आप सिंपल अपने पे लेके देखो. मतलब सोचो मत. ये इकोनॉमिक्स को समझना बहुत इजी है. इकोनॉमिक्स को समझना इसलिए इजी है क्योंकि हर डे में हम वो चीज प्रैक्टिकली हम अपने पे अप्लाई कर रहे होते हैं, बट हमें यही नहीं पता होता कि हम क्या कर रहे हैं. ठीक है, मतलब इकोनॉमिक्स को अप्लाई करें, वही चीज इकोनॉमिक्स में है. नाउ सिंपल सेज, अगर आपको किसी चीज में प्रॉफिट हो रहा होगा तो आप वो काम ज्यादा करोगे, आपको फेवरेबल हो. मेरे को जो चीज फेवरेबल हो, फॉर एग्जांपल मेरे को जो है मेरे को लेट्स सपोज मुझे ज्यादा पढ़ाने से मुझे पैसे ज्यादा मिलेंगे, तो मैं तो ऑब्वियसली सोचूंगी ना मैं 1 घंटा और पढ़ा देती हूँ. राइट. तो व्हाट एग्जैक्टली इज दैट कि मेरे को जहां पे मुझे प्रॉफिट दिखेगा मैं वो काम करूंगी. आपको जहां पे प्रॉफिट, आपको अगर मम्मा कहे कि चलो नानी के घर चलते हैं तो आप कहोगे कि नहीं जाना. मोस्टली पीपल यार मैंने नहीं जा रहा. बट अगर आपको उसमें से कुछ ना कुछ प्रॉफिट दिखेगा तो आप डेफिनेटली भाग के जाओगे. दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इट मींस. जहां पे भी एक प्रोड्यूसर को प्रॉफिट दिखेगा वो काम ज्यादा करेगा. अब जब वो काम ज्यादा करेगा तो ऑब्वियसली उसको सप्लाई होगी ना ज्यादा, डेफिनेटली, बिकॉज वो प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है. वो फ्री के लिए काम तो कर ही नहीं रहा, वो कोई सोशल मोटिव के लिए थोड़ी ना काम कर रहा. राइट. सो दिस एग्जैक्टली व्हाट इट मींस. अगर मुझे प्रॉफिट हो रहा है किसी कमोडिटी से, किसी काम करने से, तो यही चीज सप्लाई में है. अगर प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीज होती है तो मैं काम ज्यादा करूंगी, बिकॉज मुझे पता है मुझे प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है. राइट. बाकी चीजें कांस्टेंट फॉर द टाइमिंग, बिकॉज इकोनॉमिक्स में ये, बिकॉज देखो साथ में ही अगर फैक्टर ऑफ प्राइस इंक्रीज कर जाएंगे, अगर प्राइस बढ़ गए, फैक्टर ऑफ प्राइस इंक्रीज कर गए, तो हम सेम स्टेज पे आ गए. राइट. इसीलिए हम अज्यूम करते हैं क्योंकि अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, सो दैट के जो बाकी के फैक्टर्स हैं हम उन पे ना ध्यान दें कि पहले हम सिर्फ एक चीज को समझें. ऑन दी अदर हैंड जब बाकी फैक्टर्स चेंज होंगे तो प्राइस कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, उनमें से कोई भी, लेट्स सपोज प्रोड्यूसर की इनकम बढ़ गई, किसी वजह से प्रोड्यूसर के पास पैसा ज्यादा आ गया, तो प्रोड्यूसर ने क्या किया, उसने प्रोडक्शन में ज्यादा लगा दिया. प्रोडक्शन में लगाने से उसको प्रॉफिट हो गया. गॉट इट. सो जब प्रॉफिट हुआ तो डेफिनेटली ही इज गोइंग टू वर्क मोर, सप्लाई ज्यादा करेगा कमोडिटीज की. तो ये कोई कॉन्सेप्ट, कोई ट्रिकी कॉन्सेप्ट नहीं है जिसको समझना बहुत मुश्किल है. बस आपने क्या करना है, सिर्फ एक लॉजिक अप्लाई करना है कि अगर आप उस सिचुएशन में होते तो क्या करते. अगर मैं आपको बोलूं कि बच्चों 1 घंटा और पढ़ लो, तो आप मोस्टली कहोगे कि मैम हमने नहीं पढ़ना, हम थक गए. बट अगर मैं ये कहूं कि अगर आप 1 घंटे की और क्लास लगाते तो मैं आपको एग्जाम्स में 5 मार्क्स का बेनिफिट दूंगी, आप में से आधे से ज्यादा बच्चे आ जाएंगे क्लास में. प्रॉफिट जो दिखा. राइट. सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द सप्लाई इज. सो दिस इज एग्जैक्टली द सिचुएशन इज. सो समटाइम्स इट अफेक्ट मींस मोस्टली इकोनॉमिक्स को किसी वो क्या कहते हैं, मतलब रट्टाफिकेशन की जरूरत नहीं है समझने के लिए. लॉजिक समझो उसके बिहाइंड पे. जब लॉजिक समझ में आ गए तो इकोनॉमिक्स ऑटोमेटिकली समझ में आ गए. कोई ऐसा कुछ डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं. मोस्टली स्टूडेंट्स मुझे या कोई भी XYZ बोलता है कि मैं आप इकोनॉमिक्स पढ़ाते, इकोनॉमिक्स तो बहुत टफ सब्जेक्ट है, बट इट इज नॉट. मेरे पास एक ही डेफिनेशन होती है हर चीज की. जो चीज समझ आ जाए वो इजी, जो चीज ना समझ आ जाए वो टफ. और इसको समझना तो सबसे इजी काम है. हिस्ट्री वगैरह टफ है, इनफैक्ट उसमें रट्टा लगाना पड़ता है. इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ लॉजिक. आप सोचो कि आप उसकी जगह पे होते तो क्या करते. जब आपको प्रॉफिट दिखता है किसी भी चीज में, मोबाइल में गेम्स खेलते हो, आपको प्रॉफिट दिखता है, यार मेरा एंटरटेनमेंट हो रहा है, तो आप ज्यादा टाइम डिवोट करते हो. दैट्स एग्जैक्टली इट इज इकोनॉमिक्स.
I hope guys you understood now very well. कुछ पढ़ने के लिए तो कॉन्सेप्ट भी तो होते ही है ना. तो हाँ, बाकी एक चीज है एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज, डिक्रीज, ये भी सिंपल लॉजिक है समझने में. जब हम एक ही चीज पे हैं, उसी सेम कर्व में है, और हमारा जो शिफ्टिंग हो रही है सप्लाई में या डिमांड में भी, ठीक है, उसे हम एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं. इंक्रीज और डिक्रीज मतलब मेरा शिफ्ट हो गया कर्व में, कर्व ही शिफ्ट हो गया, उसको हम इंक्रीज, डिक्रीज. मतलब कि यहाँ पे देखो प्राइस कांस्टेंट है, फिर भी मेरा प्राइस सप्लाई बढ़ गई है, तो ये है इंक्रीज, मतलब चीज को और बढ़ाना विदाउट चेंजिंग द प्राइस. दिस इज सिंपल कॉन्सेप्ट. अगेन कोई लॉजिक, कोई वो रट्टाफिकेशन वाली चीज नहीं है, ये सिंपल लॉजिक ही अप्लाई किया मैंने. इफ यू सी, मैंने कुछ इसमें कुछ गलत चीज नहीं है, मतलब मैंने कुछ रट्टा नहीं लगाया, कुछ नहीं कराया, कोई बुकिश लैंग्वेज नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी टर्म है, और सिंपल टर्म्स को समझना है, चाहे डिमांड है या सप्लाई है. जब मेरा शिफ्ट हो गया कर्व में, दोनों एक्सिस, एक एक्सिस रिमेन्स कांस्टेंट, ऑब्वियसली इंक्रीज हो गया दूसरे में, ठीक है. और दूसरी चीज, अगर मेरा दूसरा मतलब दोनों चीज अफेक्ट कर रही है साइमल्टेनियसली, तो एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन. We take price factor in supply, then supply comes become contraction or extension. When we take the other factors, then yes बच्चे, बिल्कुल correct. क्या क्लियर नहीं हुआ बेटा? पूरा क्वेश्चन लिखा करो, ऐसे मुझे कैसे समझ, मैम क्लियर नहीं हुआ, मैम ही क्लियर नहीं हुई, इसका मतलब तो ये है ईशा. So it's better just to type the entire question. ओके, क्या चीज रिपीट करूं ईशा? प्लीज उसको क्लैरिटी में बताएं बच्चे मुझे. ऐसे तो मतलब मैं पूरा लेक्चर तो क्या मुझे क्या पता आपको क्या चीज समझनी है. मेरे सामने तो आप बैठे भी नहीं हो, आई कांट सी यू इन फैक्ट. सो प्लीज, आई टोल्ड यू, प्लीज मतलब ये चीज एक ध्यान रखो, जब भी आप कोई भी क्वेरी लिखो तो उसको शॉर्ट में और क्लियर में लिखो, ठीक है. सो दैट कि अब मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस, आप कभी हैंड रेज कर रहे हो या मैम, यस मैम, नहीं लिखो, बस सिंपल लिखो क्वेश्चंस क्या है, क्वेरीज क्या है, ठीक है. सो दैट कि मतलब टाइम भी बचे हमारा और मैं ज्यादा से ज्यादा पढ़ा सकूं, राइट. अच्छा, आप ही का क्वेश्चन था ईशा, मैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स भी बता देती हूँ, स्टिल वी हैव लिटिल टाइम. एंड नॉर्मेटिव, टू पार्ट ऑफ इकोनॉमिक, वन इज पॉजिटिव, क्या है मेरे पास और क्या हो सकता है. मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो मैं इस टाइम आपको पढ़ा रही हूँ एक टीचिंग मेथड से, मैं इसको और कैसे इंप्रूव कर सकती हूँ सो दैट आपके मार्क्स और इंप्रूव करें. दिस इज व्हाट ऑट टू बी. प्रोडक्शन हो रही है बट उसको मैं एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के साथ कैसे प्रोडक्शन कर रही हूँ, दैट इज द व्हाट ऑट टू बी. मेरी इनकम हो रही है, मैं उसको और कैसे इंक्रीज करूं, दिस इज व्हाट द क्वेश्चन. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फरीन बहुत सिंपल है, जो भी मैं चीज यूज करती हूँ उस कमोडिटी को बनाने के लिए, XYZ कुछ भी है. पेन है, पेन में मुझे लेबर भी चाहिए, मुझे एक मशीनरी भी चाहिए, मुझे एक जगह भी चाहिए जहाँ पे मशीन लगानी है, मुझे वहां पे पैसा भी चाहिए. तो हर चीज में किसी भी चीज को जो मैं यूज कर रही हूँ वो मुझे नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही है, तो मेरी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, ठीक है. मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से मेरा प्रॉफिट कम हो गया, और जब मेरा प्रॉफिट कम हो गया तो मैं ऑब्वियसली कीन कम हूं टू प्रोड्यूस मोर. तो उसी चीज में जब इनमें से कोई भी फैक्टर मुझे पॉजिटिव अफेक्ट करेगा, मतलब मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस होगी, तो मेरा ऑब्वियसली प्रॉफिट ज्यादा हो गया, तो मैं ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करूंगी, राइट.
राइज इन वेज रेट विल हेल्प इन द डिक्रीज इन सप्लाई, क्योंकि उससे मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होगी, क्योंकि वेज रेट ज्यादा है, मुझे लेबर को पैसा ज्यादा देना पड़ेगा, तो मेरी सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी। फॉर योर प्रॉपर क्वेश्चन, आई होप दिवेश नाउ इट्स क्लियर। मतलब एक सिंपल वर्ड्स में, जब मेरा वेज रेट बढ़ गया, मुझे ज्यादा लेबर को पैसे देना है, पहले मैं 100 दे रही थी, अब मुझे 120 देना पड़ रहा है, मेरी प्राइस मैं किसी वजह से मार्केट में नहीं इंक्रीज कर पा रही, तो मुझे मेरा प्रॉफिट कम हो गया ना। तो जब मेरा प्रॉफिट कम हो गया तो ऑब्वियसली वो डिक्रीज इन सप्लाई आएगा। अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली बनाऊं तो बहुत सिंपल वर्ड्स में, सी यहाँ पे मैंने क्या लिया हुआ है, प्राइस, और यहाँ पे मैंने सप्लाई, ठीक है, ये मेरा इनिशियल सप्लाई का है, ठीक है। नाउ ये मेरी प्राइसेस है और ये मेरी मार्केट सप्लाई है, जो इक्विलिब्रियम लेट्स सपोज है, ठीक है। नाउ क्या हुआ है, आपके अकॉर्डिंग जैसे वेज रेट बढ़ गए, वेजेस इंक्रीज हुए, वेजेस इंक्रीज होने का मतलब क्या है, मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो हाई हो गई। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई होने से क्या हुआ है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई होने से मैं ऑब्वियसली कम प्रोड्यूस करूंगी मार्केट्स में, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई होने से मैं कम प्रोड्यूस करूंगी, सो मेरा जो न्यू कर्व होगा वो ये होगा विद ए लेसर प्राइस, क्योंकि किसी वजह से मैं मार्केट में प्राइस को नहीं छेड़ पा रही। हाँ, आगे मैं प्राइस को भी छेड़ पाऊंगी, मैं आगे जाके हम और क्लियर करेंगे, ठीक है। आई डोंट नो, आप मुझे याद नहीं है आप में लेबर वगैरह फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मार्केट है या नहीं, अगर नहीं है तो नहीं करेंगे, अगर है तो वी विल डेफिनेटली डूइंग इट इन ए डिटेल, ठीक है। Isha, you haven't asked me a proper question. I'm still waiting and we are left only with a minute more. Okay, anyways, any other question, any other query, guys? Okay, guys, then ठीक है, फिर then we are meeting in the next class. Bye guys, take care. Have a nice day. Yes sir, leave कर दीजिए। हाँ जी सर।